हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार बीमार वजारत खजाना को और बीमार मईशत को पाकिस्तान में एक ताजा दम वजीर मिल गया। आज तकरीबन 3 महीने के बाद वजीर खजाना इसहाक डार के बगैर वजारत खजाना पाकिस्तान में चलती रही। मईशत इंतहाई बीमार रही। मुश्किलात में घिरी नून लीग ने कल एक बड़ा फैसला किया और आज राना मोहम्मद अफजल खान साहब को वजीर मुमलिकत बराए खजाना तैनात कर दिया और उन्होंने वजारत ऐसे मौके पर संभाली है जब साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब छुट्टी की दरख्वास्त देके लंदन में मौजूद हैं अपने इलाज के हवाले से। और पाकिस्तान में मईशत का भी बहुत बुरा हाल है। ज़राअत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का ग्राफ इंतहाई क्रिटिकल लेवल तक नीचे चला गया है। डॉलर आप जानते हैं कि वो रुपए की कदर उसके मुकाबले में इंतहाई कम हो गई है। 110 को लेवल को भी क्रॉस कर चुका है डॉलर। इसके अलावा दीगर मुआशी बहरानों का भी मुश्किलात में घिरी हुई नून लीग की हुकूमत को सामना है। अब देखना यह है कि नए जो वजीर मुमलिकत बराए खजाना आए हैं वो इन तमाम मुश्किलात से अपनी गवर्नमेंट को कैसे निकालते हैं। आखिरी साल है नून लीग की गवर्नमेंट का, सियासी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, मुआशी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। बजट प्रेजेंट करना है जो कि तारीखी बजट हो सकता है ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए कि कोई भी जमहूरी हुकूमत अपने तसलसल का 5वां बजट पेश करेगी, बल्कि नून लीग के क्रेडिट पर भी आ जाएगा अगर वो अपना 5वां बजट पेश कर देती है कि उसका कोई भी टेन्योर इस तरह से अपना 5वां बजट पहले प्रेजेंट करने जा रहा है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का भी इजलास हुआ। वहां पर भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से काफी बड़े फैसले किए गए। तो इसी हवाले से खुसूसी इंटरव्यू करेंगे, खुसूसी बात करेंगे वजीर मुमलिकत बराए खजाना राना मोहम्मद अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और ये फरमाएं कि आपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में वजारत खजाना की बागडोर संभाली है। इसहाक डार साहब तो पहले बीमार थे लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत बीमार हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बहुत गिर गई हैं, ज़राअत का बहुत बुरा हाल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत नुकसान हो रहा है। करेंसी की वैल्यू पाकिस्तानी रुपए की कदर जितनी गिर गई है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की खबरें आ रही हैं उनकी कीमतों में। तो आपका प्लान क्या है अपने टेन्योर के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मैं प्रोबेबली मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन रहा हूं और वजारत खजाना का कलमदान जो है वो वजीर आजम के पास ही होगा जहां तक मेरी इत्तला है। लेकिन मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं और उनसे इंशाल्लाह डे टू डे अफेयर्स देखूंगा। जहां तक आपने सवाल किए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, जहां हमारी स्पेंडिंग जो है डेवलपमेंट फंडिंग के लिए वो बहुत बढ़ रही है। वहाँ हमारी इंपोर्ट्स भी, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी है, वहाँ हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो जिसकी वजह से हमें अपने रिजर्व मेंटेन करने का एक चैलेंज होगा और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा आज की वजारत खजाना के लिए कि हम अपने रिजर्व्स को मेंटेन कर सकें और डॉलर की स्लाइड को रोक सकें। तो लेकिन इसके पीछे एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान की अपने रिसोर्सेज से जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग और फिर CPEC की स्पेंडिंग आ रही है। तो ये हमें इस वक्त जो थोड़ी सा इन्फ्लेशनरी और रिजर्व्स की कमी वाले प्रॉब्लम्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसकी वापसी जो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न वो अभी शायद नहीं मिल रही और वो अगले 1-2 साल में आएगी। तो हर तरक्की करने वाला मुल्क इस फेज से गुजरता है जहां इंशाल्लाह हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को सहारा देना होगा, बढ़ाना होगा, कॉन्फिडेंस अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज में बढ़ा के रेमिटेंसेस को बढ़ाना होगा और पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना होगा ताकि बाहर के मुल्क से लोग आएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जैसे आपने देखा कि आज से 1-2 दिन पहले
वज़ीर आज़म ने एक कार प्लांट का संग बुनियाद रखा फैसलाबाद में। तो इसी तरह से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आएंगी, ये सारी चीजें मिला के हमें अपनी मईशत को मजबूत करना होगा। तो ये हम इंशाल्लाह मुशावरत के साथ और एक टीम वर्क के साथ इसके ऊपर काम करेंगे। राना अफजल साहब, आपने एक ऐसे क्रिटिकल मौके पे वजारत संभाली है जब आपकी हुकूमत के सिर्फ 4-5 महीने रह गए हैं, और अपने लास्ट बजट में 2017 के बजट में इसहाक डार साहब ने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मौशी तरक्की का जो हदफ है वो 6 से 8% तक उनकी कोशिश होगी कि उसको अचीव किया जाए। तो आप समझते हैं कि जो आपके पास 4-5 महीने रह गए हैं, इसमें आप मौशी तरक्की का यह हदफ कम से कम 6% अचीव कर सकेंगे 2018 के लिए? देखिए, हमारे जो फर्स्ट 4 मंथ्स के रिजल्ट हैं, बल्कि अब तो 5 महीने के भी आ गए, तो वो बड़े इंकरेजिंग हैं। वो हमारे टारगेट से ज्यादा हैं और हम कोई 20% ग्रोथ पे जा रहे हैं। यही अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो अगले 6 महीने होंगे, दुआ कीजिए, एक अच्छी फसल आ रही है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोई 8.2% पे चली गई है और इसी तरह से रिमिटेंसेस भी बढ़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा। और अल्लाह, हम दुआ गो हैं और इंशाल्लाह फाइन ट्यूनिंग के साथ मईशत को जो है हम आगे लेके चलेंगे और इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट सेक्टर को और वैल्यू एडेड सेक्टर के ऊपर हमारी खास तरजीह होगी इंशाल्लाह। अब राणा साहब, नया साल आने वाला है, नए वजीर खजाना, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हैं आप, लेकिन फिर भी चलें वजीर खजाना आप एक नए आ गए हैं और आपके पास, जैसे कि मैं पहले कह चुकी, कि सिर्फ 4-5-6 महीने हैं अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और सहारा देने के लिए, मुआशी सहारा देने के लिए अपनी सियासी हुकूमत को। तो कोई ड्रास्टिक चेंजेस लाने का आपका प्लान है, या जो पहले की पॉलिसीज चल रही थी आप उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे और आपकी कोशिश होगी कि बस किसी तरह से ये 4-5 महीने गुजार लिए जाएं, 2018 का बजट पेश कर दिया जाए, जमहूरी हुकूमत के तसलसल में तारीख रकम कर दी जाए कि 5वां बजट आ रहा है? सिर्फ आपके पास टाइम गुजारना आपका मकसद होगा, या कोई ड्रास्टिक चेंजेस आप पॉलिसीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में लेके आना चाहते हैं? देखें, ड्रास्टिक चेंजेस होनी नहीं चाहिए। आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपकी पॉलिसीज जो है लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और वो पॉलिसीज जो है इंडस्ट्री की और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बननी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हम तमाम जो हमारे एक्सपोर्ट बास्केट है उसको बढ़ाने की भी कोशिश होगी, उनसे मुशावरत की भी कोशिश होगी, और जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने हासिल की है, पहली बात तो वो लूज नहीं होनी चाहिए, और फिर उस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर आपको अपनी इमारत खड़ी करनी होगी। तो ये हम चाहेंगे कि ये पॉलिसीज जो हैं, जो इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत से इस्टेब्लिश की हैं, उनको हम आगे लेके चलें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि फाइन ट्यूनिंग जो है वो इंडस्ट्री की और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ करते हुए हम मुल्क को अगले इलेक्शन तक लेके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना राना मोहम्मद अफजल खान साहब स्पेशल गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ में, और यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा से पास होने वाली मसला फ़लस्तीन की करारदाद के हवाले से बात करेंगे और ये सवाल उठाएंगे कि क्या मसला कश्मीर पर भी इसी तरह से अक़वाम आलम को मुतहर्रिक किया जा सकता है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक, और अब प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी हर्जा सराई के मुताल्लिक। Trump has put Pakistan on notice. As the president said, so I say now. Pakistan has much to gain from partnering with the United States. Pakistan has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अमरीकी धमकियों के बावजूद मकबूजा बैतुल मक़दस के बारे में अक़वाम आलम ने मुत्तहिद होकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जिससे पूरी दुनिया में अमरीका की जग हंसाई तो हुई, लेकिन उसे सिफारती तन्हाई का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद अमरीका की हर्जा सराई थमने का नाम नहीं ले रही, और आज अमरीकी नायब सदर माइक पेंस अचानक दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे और वहां उन्होंने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हुए
इल्जामात आयद किए एक बार फिर से कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जन्नत है, दहशतगर्दों की आमाजगाह है और पाकिस्तान अमेरिकी सदर ट्रंप के नोटिस पर है। इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से आ तो गया और यह भी कहा गया कि इत्तेहादी एक दूसरे को नोटिस नहीं देते और संगीन बरहमी का इजहार भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसके अलावा यह भी बात काबिल गौर है कि अमेरिका जो कि सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है, क्योंकि तुर्की और रशिया के सदूर ने आज टेलीफोन कॉल पे बात की है और दोनों ने इत्तेफाक किया है कि फलस्तीनी रियासत का हल दो रियासती नुक्ते में ही छुपा हुआ है। इसके अलावा रूस ने अमेरिकी फौजों से मुतालबा किया है कि वो फिल फौर शाम से निकल जाएं, एक बार फिर पुरजोर मुतालबा किया है। उधर फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका से हर किस्म के मुज़ाकरात, हर किस्म के मुज़ाकरात अमेरिका से मुनक़ता कर दिए हैं और कहा है कि अमेरिका की तरफ से मुतनाज़िया फैसले के बाद यरूशलेम के हवाले से अब अमेरिका इस मामले में फरीक नहीं है। उधर मलेशिया में वज़ीर आज़म की क़यादत में एक बहुत बड़ा एहतजाज नमाज जुमा के बाद निकला, जो कि इसी मसला अल-कुद्स के हवाले से था। इस सारे मामले पे बात करेंगे, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा मुत्तहिद हो सकती है, अल-कुद्स के मामले पे करारदाद मंजूर कर सकती है, अमेरिका को शिकस्त हो सकती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कि मसला कश्मीर के हवाले से भी अक़वाम आलम को मुतहर्रक किया जाए। क्या मसला फ़लस्तीन की करारदाद ने इस तरह से तारीखी मंजूरी के बाद मसला कश्मीर के हल के लिए भी राह हमवार कर दी है? यही सारे सवाल प्रोग्राम में आज उठाएंगे। मेरे साथ हैं साबिक सिफारतकार जनाब सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा और आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान साहब भी मेरे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अमेरिका के लिए कितनी बड़ी सिफारती तन्हाई है कि कल 128 मुल्कों ने बावजूद अमेरिकी धमकियों के उसके खिलाफ वोट डाला और जिन 9 मुल्कों ने अमेरिका के हक में वोट डाला वो कोई काबिल जिक्र ममालिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के लिए अमेरिकी धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही और सबसे पहली धमकी जो है वो आज पाकिस्तान को मिली है अफगानिस्तान की सरजमीन से माइक पेंस की जबानी। देखिए, अमेरिका आइसोलेट हुआ है और बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में। जैसे कि आपने बताया है 128 वोट जो हैं वो इस करारदाद के हक में और 9 जो थे वो खिलाफ। तो अमेरिका के लिए तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह नतीजा है। अब जहाँ तक हमें उनके नायब सदर की धमकी का ताल्लुक है, अफगानिस्तान जाके उन्होंने हमें कहा क्या डू मोर और आपकी सरजमीन से दहशतगर्द यहाँ पे आके वक़्वे करते हैं, तो ये वो पहले भी कहते रहे हैं। असल में अमेरिका बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान में नाकाम हो चुका है। एक खतीर रकम खर्च करने के बावजूद, हजारों वहाँ पे अफवाज तयन करने के बावजूद वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। 50% से ज़्यादा जो रकबा है अफगानिस्तान का वो इस वक्त तालिबान की गिरफ्त में है और अमेरिका की तमाम पॉलिसी जो हैं वो नाकाम हुई हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो इस बात का इतराफ़ करें, वो मलबा हमारी तरफ धकेलते रहते हैं। हमें उनके इस रवैये को कुली तौर पे नजरअंदाज करना चाहिए। ओके, आपने कहा कि अमेरिकी रवैये को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या नजरअंदाज करने की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए मुनासिब रहेगी? क्योंकि अमेरिकी नायब सदर का बयान है और सिर्फ नायब सदर का बयान नहीं बल्कि उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप के 2 महीने पहले और फिर अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऐलान पर भी ट्रंप ने इसी तरह के कलिमात कहे पाकिस्तान के लिए। तो क्या इनको नजरअंदाज करते रहना चाहिए मुसलसल? देखिए, बात यह है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को तो बहुत कलील इमदाद दे रहा है और फिर उन्होंने धमकी दी जो इस करारदाद के हक में वोट देंगे तो अमेरिका उनकी माली मदद खत्म कर देगा। तो वो कलील जो मदद कर रहे हैं वो भी शायद ख़त्म कर दें। जब वो हमें मदद ही नहीं कर रहे तो फिर हम उनको नज़रअंदाज करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा आबिदा साहिबा के मसला फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद जितनी बड़ी तारीखी कामयाबी के साथ जनरल असेंबली से मंजूर हुई है, क्या आप समझती हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए भी राह हमवार हो गई है? खासतौर पर यह फैक्ट
कि भारत ने इस सारे सिनेरियो में अमेरिका के खिलाफ वोट दिया मसला फलस्तीन के हवाले से। हालांकि भारत की इस हवाले से कोई सिफारती तारीख रही नहीं है, तो अगर भारत मसला फलस्तीन के हल के हवाले से अमेरिका के खिलाफ जा सकता है, तो वही भारत जो कि कश्मीर में एट्रोसिटीज कर रहा है, तो क्या मसला कश्मीर के लिए पाकिस्तान इसी तरह से अक़वाम आलम को मुतहर्रिक कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हमें सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए। बात यह है कि कश्मीर का मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेवारी भी बनती है जी। सन 48 की करारदादों पे अमल करवाना अक़वाम मुत्तहिदा का ये बुनियादी फरीज़ा बनता है, और हमें चाहिए है कि हम तमाम अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को बरूए कार रखें और कोशिश करें कि ये प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के बारे में करारदाद पे वोट करवाना, ये प्रेसिडेंट हमें कोट करके और कश्मीर के लिए भी हमें इजलास जनरल असेंबली का बुलवाना चाहिए है, जिसमें कि करारदाद पास हो कि सन 48 की करारदादों पे अमल किया जाए और कश्मीरियों को उनका जो हक बनता है कि वो राय अपनी दे सकें कि उन्होंने किसके साथ रहना है। ठीक है, आबिदा हुसैन साहिबा, आप मेरे साथ रहिएगा। सदर आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये फरमाइएगा, आपके सामने है सारा सिनेरियो जो कल से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मसला फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद जिस बड़ी तारीखी कामयाबी से मंजूर की गई अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल, और भारत ने भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ वोट दिया, तो आप समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन की तर्ज पे मसला कश्मीर की करारदादों पर भी पाकिस्तान मुतहर्रिक कर सकता है अक़वाम आलम को इसी पैटर्न पे चलते हुए? मैं समझता हूँ कि ये जो भी जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के नताइज हैं वो इतने ज्यादा मुतासर करने वाले नहीं हैं। 128 के करीब जो ममालिक हैं उन्होंने उसकी हिमायत में वोट दी है। अमेरिका ने लोगों को धमकाया था, डराया था, उसका असर हुआ है, क्योंकि 35 ममालिक एब्सटेन कर गए हैं और बहुत से ममालिक जो थे वो एब्सटेन थे, क्योंकि 20 या 21 के करीब ममालिक जो है उन्होंने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अमेरिका की इस धौंस का तो हुआ है। और दूसरे ये भी है कि अमेरिका एक नई सर्द जंग का आगाज करना चाहता है, वो अपनी मनमानी करना चाहता है। उसने ये एक मतलब वाज़ेह किया दुनिया पे कि वो माइट इज राइट के फलसफे पे यकीन रखता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक किस्म की अखलाकी कामयाबी तो हुई है कि आप सियासी फतह करार नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि जनरल असेंबली की करारदादें उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो सॉफ्ट लॉ भी नहीं होते। तो वो एक किस्म की राय आमा है जो कि उन्होंने किया है, एक बतौर एहतजाज अमेरिका के सामने पेश किया है, बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने पेश किया है। इससे ज्यादा अहम चीज ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में या मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ी है, और ये खुद अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। खुद अमेरिका के लोग, मैं गया हुआ था वाशिंगटन डीसी, वहां लोगों से बातचीत हो रही थी और उस वक्त ये फैसला हो रहा था। तो अमेरिका इस वक्त बटा हुआ, आप ये ना समझिए कि पूरे के पूरे अमेरिका का फैसला है, ये सदर ट्रंप और उनकी टीम का फैसला है। उनके लोग जो है, खुद अमेरिकी शहरी जो है, अमेरिकी सियासी जमात, सियासी क़ुव्वतें बहुत नाराज हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनारियो का बहुत ही एहतियात के साथ तजिया करना चाहिए और पाकिस्तान को भी एक नई हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। आपने कश्मीर के सिलसिले में पूछा है, तो कश्मीर जो है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमें मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी फोरम से उठाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए। ये ठीक है कि वहाँ इस वक्त सियासी सूरत हाल सही नहीं है और वो शायद पाकिस्तान के लिए मुआफ़िक नहीं है, लेकिन जो दो तरफा मुज़ाकरात थे हिंदुस्तान के साथ, उनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हिंदुस्तान ने इस पूरे मसले को ऊपर से पुश डाल दिया है, इसे एक दो तरफा मामला करार दे दिया है और इसे जो है ना एक दहशतगर्दी का मसला करार दे दिया है। वो कहते हैं कि ये हक़ खुद इरादियत से मुताल्लिक़ नहीं है।
सरदार मसूद खान साहब, ये बात तो है कि जो मसला फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद 128 ममालिक ने मंजूर करवाई है वो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, ना अमेरिका पे ना इसराइल पे, किसी तरह से वो उन्हें कानूनन पाबंद तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल एक अखलाकी एक सिफारती दबाव तो है इन बड़े ममालिक के हवाले से। फिर सुपर पावर को शिकस्त मिलना जनरल असेंबली में और फिर गुस्से का इजहार जिस तरह से अमेरिका ने इसराइल ने फ्रस्ट्रेशन का किया, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा अखलाकी और सिफारती दबाव उन्हें फेस तो करना पड़ा है। तो सवाल मेरा आपसे वही था कि इसी पैटर्न पे चलते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने को स्पॉन्सर किया टर्की और यमन के साथ मिलकर मसला फलस्तीन की करारदाद को, तो खास तौर पे क्या पाकिस्तान टर्की को इन्वॉल्व कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस को मजीद मुतहर्रिक कर सकता है मसला कश्मीर की करारदादों के हवाले से, ताकि अमेरिका की तरह भारत पर भी प्रेशर पड़े मसला कश्मीर को हल करने के लिए, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब टर्की सालसी की पेशकश भी कर चुका है मसला कश्मीर पर? जी दुरुस्त है, कश्मीर के सिलसिले में हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो जनरल असेंबली की करारदादें हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा, उनका कोई असर नहीं होता। उनसे आपने कहा कि कोई अखलाकी दबाव पड़ता है और सफारती सतह पे जो है एक किस्म की कामयाबी हुई है। मैं समझता हूँ कि अभी भी खतरा बाकी है। अमेरिका ने जो धमकी दी है उसको वो अमली जामा पहना सकता है। इस वक्त सूरत हाल बिगड़ रही है। खुद अमेरिका में जो उन्होंने एक नई खारजा पॉलिसी तरतीब दी है, तश्कील दी है, उसके खलोखाल लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, और उसमें खास तौर से सदर ट्रंप की अपनी शख्सियत, उनके पीछे जो इंतहा पसंद हैं, उनके मफादात शामिल हैं। तो लेकिन आपका सवाल दुरुस्त है, ये यानी फलस्तीन के ऊपर ये पेशरफ्त होती या ना होती, ये इस किस्म की करारदाद जनरल असेंबली में जाती या ना जाती, हमें मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, बाकी जो बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं, और उसमें देखना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो सदर अर्दवान है वो बहुत पुख्ता यकीन के साथ, बेबाकी के साथ वकालत पर उन्होंने क़यादत किया है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं तो मशरक़ वस्ता में जो अरब ममालिक हैं उनका मौक़िफ़ इतना मजबूत नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि अगर वो चाहते तो इसको रोक सकते थे, यानी अगर उन्हें पता होता कि अमेरिका को इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो ये पैगामात मजबूत से भिजवा देते, तो शायद अमेरिका ऐसा ना करता, सदर ट्रंप भी नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान साहब हमसे बात कर रहे थे। वापस चलेंगे सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा की तरफ। आबिदा साहिबा, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अगले एक साल जब पाकिस्तान के इंतखाबात भी हो रहे होंगे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लोग जो पाकिस्तान आते हैं वो कुछ और कहते हैं, सदर ट्रंप जो हैं वो कुछ और बयान देते हैं, माइक पेंस कुछ और बयान देते हैं जो आपने कहा कि नजरअंदाज कर देने चाहिए। तो अगला एक साल जो कि पाकिस्तान में इंतखाबात का साल भी है, सियासी तौर पर टर्मोइल का साल भी होगा, तो ऐसे में पाक अमेरिका ताल्लुकात आप कैसे देखती हैं और पाकिस्तान की नहज क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं इस वक्त वो ना कुर्ब के हैं और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा दूरी है, और मैं समझती हूँ कि ताल्लुकात यहीं इसी नहज रहने चाहिए, क्योंकि अमेरिका का कुर्ब जो है ना वो अक्सर महंगा साबित होता है। अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारे उनसे ताल्लुकात में तो ये कहूँगी कि तकरीबन मामूल के मुताबिक ही हैं। अब हाल ही में उनके यहाँ सेक्रेटरी दिफा आए थे और उनका रवैया जो था हमारी जानिब वो खासा नरम था। हाँ, वो हमें कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से डूम, और जैसे कि मैंने कहा वो तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं। साफ जाहिर है कि हमारे लिए क़याम अमन अफगानिस्तान में इंतहाई तौर पे सूदमंद होगा, और हम जिस हद तक मुमकिन है अफगान भाइयों की मदद करना हम करते भी रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अमन तो वहाँ पे अफगानों ने खुद ही कायम करना है, कोई बाहर से कुव्वत तो ऐसा नहीं कर सकती। तो बहरहाल हमारे मजमूई तौर पे ताल्लुकात में समझती हूँ अमेरिका के साथ जो है वो नॉर्मल है, और उनको इसी तरह। ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। वक्त कम है और तैयारियां इंतहाई सख्त हो रही हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से जिनमें वक्त कम रह गया है और तैयारियां सख्त हो रही हैं। आम इंतखाबात 2018 की तैयारियों के लिए क्योंकि वक्त इंतहाई कम रह गया है, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक बहुत अहम और हंगामी इजलास हुआ जिसमें काफी बड़े फैसले भी किए गए। सबसे बड़ा फैसला यह किया गया कि जो इंतखाबी हलके हैं, नए इंतखाबी हलके नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे वो 3 मई 2018 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिनके तहत MNAs और MPAs के हलकों की नई हल्काबंदियां या नई एलोकेशन उनकी हो जाएंगी। इसके अलावा उसके बाद 1 महीना हल्का बंदियों पर एतराजात के लिए होगा। किसी को एतराज होगा तो वो इस पे एतराज उठाया जा सकता है। 75 लाख नए वोटर्स का इंदराज भी किया जाएगा। इन तमाम तर तैयारियों के साथ साथ जो कि कड़े वक्त में, कम वक्त में बहुत तेजी के साथ इलेक्शन कमीशन को करनी है, इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी अंदाजा है कि अभी वो आम इंतखाबात 2018 के लिए किसी भी तारीख को ना तो कमिट कर सकता है ना उसका ऐलान कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छी, बहुत खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन हंगामी बुनियादों पे अपने काम को आगे बढ़ाए हुए है और कोई भी ताखीर इसमें नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये कि जिस किस्म के सियासी खतरात और खदशात का मुल्क को सामना है, ताहिरुल कादरी साहब धरना देने, लॉन्ग मार्च करने की तैयारी रखते हैं, पीपल्स पार्टी PTI उन्हें ज्वाइन करने का इरादा रखती है, इंतखाबात के होने या न होने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो क्या ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन के काम पर असरअंदाज हो सकती हैं? इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जिस किस्म के सियासी खतरात और खदशात का सामना है, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के काम पे असरअंदाज हो सकता है? कहीं उसके काम में रुकावट पड़ सकती है क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, तैयारियां उन्हें बहुत ज्यादा करनी है, बहुत सख्त करनी है, बहुत हंगामी बुनियादों पर करनी है? दरअसल जो ख़तरात की जो बात आप कह रही हैं ये दुरुस्त है, लेकिन ख़तरात तो तकरीबन 4 साल से हमें नज़र आ रहे हैं। 2014 से इस तरह तहरीकें भी चल रही हैं, धरने भी हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी हो रहे हैं और बड़े बड़े अहम फैसले भी हो चुके। पनामा का केस भी सामने आ चुका, फिर नवाज शरीफ साहब भी नाहल हो गए, फिर नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर तक अपने सफ़र भी रखा, अदलिया के ख़िलाफ़ भी तहज़ीक मेज़ गुफ्तगू भी करते रहे। ये तमाम सूरत हाल हुई, फिर फैज़ाबाद का वाक़या हो गया। ये सारे मामला तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी खुशहाल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है अपनी तैयारियां जो है वो अपने अच्छे तरीके से खामोशी के साथ अपना वो काम करता रहा। जो उनके इंतज़ामी मामलात हैं वो उसके पर भी उन्होंने पूरा अबूर हासिल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हुकूमत की भी बड़ी बेअमली समझ लें या उनकी मिस हैंडलिंग समझ लें कि अभी देखें कि बिला वजह एक हमारा जो कागजात नामजदगी का एक प्रोफार्मा है उस पर हलफनामा और इकरारनामे की जो बात चली वो तकरीबन 1.5-2.5 महीने उसके ऊपर सर्फ हो गए। बड़ी शदीद तहरीक भी चली, फैज़ाबाद का भी आपको मालूम है कितना बड़ा शदीद जो है रिएक्शन हुआ। तो ये हुकूमत की भी अपनी बेअमली है कि बिला वजह उन्होंने देखो ना, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का ये काम नहीं था कि एक मजहबी मामले को, हसास मामले को आप उस पर हज़फ कर दें, नाराफ़ कर दें और फिर उस पर बिला वजह बहस भी करें कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हलफ में, इकरार में, हालांकि बहुत बुनियादी फ़र्क है। इन हालात को देखते हुए भी ये मरदमशुमारी की जो रिपोर्ट आई वो बहुत देर से रिपोर्ट आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पुरज़ोर मशावरे से या इसरार पर यह हुकूमत भी या तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई कि आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम करके जो मरदमशुमारी की जो अबूरी रिपोर्ट आई है उसको बुनियाद बनाकर ये अपनी हल्का बंदियाँ करवा लें। हल्का बंदी का बहुत बारीकी से इदराक होना चाहिए सब पार्टियों को भी, और मीडिया भी देख रहा है। ये बहुत बड़ा एक इम्तहान है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर, खुदा करे। यही सवाल मैं आपसे अगला करना चाह रही हूँ कि 45 रोज रखे हैं इलेक्शन कमीशन ने हलकों की तैयारी के लिए, नई हलकों की तैयारी के लिए, तो क्या 45 रोज में पूरे मुल्क के नए इंतखाबी हलके MNAs के लिए, MPAs के लिए तैयार हो सकते हैं? और खासतौर पर कराची, जहां पर वहां की सबसे बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसको बहुत खदशात हैं। वो कहती है कि ब्लॉक्स की तकसीम, ब्लॉक्स की मरदमशुमारी उस तरह से नहीं हुई, तो अगर इंतखाबी हलके बन के
सामने आते हैं और उस पर किसी की तरफ से कोई एतराज हो जाता है, तो क्या कोई रुकावट बहुत बड़ी तो सामने नहीं आ सकती इंतखाबात के लिए? नहीं, बहुत बड़ी रुकावट। मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबी फरिश्त की ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं है, वो तो एक आम लोगों के वोटों का इंदराज होता रहता है। सियासी जमातें इसमें दिलचस्पी नहीं लेती, आम वोटर भी दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन जो हल्का बंदी है, ये सियासी पार्टियों के लिए और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हमने देखे हैं, हमने भी हल्का बंदियाँ देखी हैं। 87 में भी करवाई हमने, 2002 में भी करवाई। 2002 की जो लकीली बात ये थी कि चूँकि आइन सस्पेंड था, सियासी पार्टियाँ गैर मुतर्रक थी, मीडिया भी गैर मुतर्रक था, तो उसकी लिहाजा वो जो उस पर किसी एतराज़ात नहीं किए, वो खुश असलूबी से 8 महीने में मुकम्मल हो गई। 8 माह लगे थे। अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ था और 28 जून 2002 को वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल हुई थी। लेकिन ये जो मामला 3.5 महीने या 3.25 महीने के बारे में आ रहा है, इससे सबसे बड़ी अहम बात हमें ये पूछना चाहिए पाकिस्तान पीपल पार्टी से कि उन्होंने 39 दिन क्यों ज़ाया किए। इलेक्शन कमीशन के कीमती टाइम ज़ाया किया, वो बार बार अलार्मिंग पोजीशन दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद देखिए, जो कौमी असम्बली से बिल पास हो गया तो फिर सेनेट में आने में बार बार ताख़ीर हुई, मौखर हुए, बाकायदा प्रोटेस्ट किए, वॉकआउट किया, और आखिर 39 दिन के बाद वो दोबारा मान गए। तो ऐसी क्या पूरी सरारियत अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि हुकूमत की और अपोजिशन की, कि उन ख़ास तौर पीपल पार्टी की, कि उन्होंने 39 दिन ज़ाया किए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इन 39 दिन को कमी को दूर करने के लिए रात दिन वो काम करेगा। लेकिन मेरा अपने ज़ाती तौर पर ये ख्याल है, तजर्बा भी यही कह रहा है कि तकरीबन ये 4.5 महीने में ये अपने मिशन को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद साहब हमसे बात कर रहे थे। आपका प्रोग्राम आई विल सी यू टुमारो देखने का बहुत शुक्रिया।